अबाउट द टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में हम जानते हैं कि टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो केल्विन होती है, और टेम्परेचर की केल्विन के अलावा और भी यूनिट्स होती है, जैसे सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, या फिर ल्यूमर्स हो गए। ये 3-4 यूनिट्स होती हैं जो टेम्परेचर को मेज़र करती हैं। एक्चुअली जब बात आती है टेम्परेचर की और टेम्परेचर को मेज़रमेंट करने की केल्विन में या सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट में या फिर ल्यूमर्स में, तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जो कन्वर्जन्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें केल्विन को, तो हम लिख सकते हैं केल्विन की जो वैल्यू होती है वो सेल्सियस प्लस 273 के इक्वल्स होती है, यानी 273 प्लस 0 डिग्री सेल्सियस है। जितनी भी सेल्सियस की वैल्यू है उसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो ये केल्विन की वैल्यू हो जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करें सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और ल्यूमर्स में जो रिलेशंस होते हैं, एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू ल्यूमर्स अपॉन 18। इस फार्मूले की हेल्प से हम कह सकते हैं कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन कर सकते हैं, या फिर फ़ारेनहाइट को ल्यूमर्स में कन्वर्जन कर सकते हैं, या एक दूसरे में कंपेयर कर करके एक दूसरे की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें केल्विन की, सेल्सियस की, फ़ारेनहाइट के या फिर ल्यूमर्स की, तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा जाता है सेल्सियस की जो वैल्यू है, अगर -40 डिग्री सेल्सियस दी गई है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम आसानी से C/5 इक्वल टू F-32/9 के फार्मूले में हम C की वैल्यू को रख देंगे -40, यानी -40/5 इक्वल टू F-32/9। 5 एरिया यानी 5 8 40 माइनस 9 एरिया -72, -72 इक्वल टू F-32। -32 इधर है, इस साइड इक्वल की इस साइड आएगा तो +32 हो जाएगा। -72 + 32 इक्वल टू फ़ारेनहाइट की वैल्यू, यानी हम लिख सकते हैं -40 फ़ारेनहाइट। अब बात करें तो फ़ारेनहाइट की भी वैल्यू सेम है जो सेल्सियस की वैल्यू है। इससे रिलेटेड अभी जस्ट लास्ट एनडीए के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सी वैल्यू है टेम्परेचर की सेल्सियस में जो फ़ारेनहाइट के जस्ट इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं -40 डिग्री सेल्सियस वो वैल्यू है जो फ़ारेनहाइट के और सेल्सियस की ये दोनों वैल्यू सेम होती है। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे अगर हम बात करें, जो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो क्या सेल्सियस में कितना होता है, उसको हम केल्विन में कितना कहेंगे। जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में क्या होता है, इसे भी हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो फीवर को चेक करता है, बोलता है 98 से अप्रॉक्स आगे पीछे कुछ वैल्यूज बताता है। तो जो 98 बोलता है, जो 98 वो कहता है 98 है आपका टेम्परेचर बॉडी का, तो हम कह सकते हैं वो वैल्यू जो लिखी जाती है वो फ़ारेनहाइट में लिखी जाती है, सेल्सियस में नहीं लिखी जाती है। अगर हम बात करें कि उसको हम सेल्सियस में लिखें, सेल्सियस में बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, उसी तरह से हम कहते हैं कि जो नॉर्मल इन्वायरमेंट होता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होता है, उसे हम केल्विन में क्या कह सकते हैं, कितनी वैल्यू होगी, फ़ारेनहाइट में उसकी कितनी वैल्यू होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है, अगर मैं बात करूं फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है वो 96 है, 95 है। अगर हम C की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो फिर अगेन उसी फार्मूला से C/5 इक्वल टू F-32/9, तो हम कह सकते हैं कि आसानी से हम F की वैल्यू को 95 रख देंगे, यानी 95 - 32/9। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर करके फिर 9 से हम डिवाइड कर देंगे, फिर अब अगेन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो C की जो वैल्यू होगी वो कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरह से टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं, और टेम्परेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन्हीं 2-3 फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे केल्विन की वैल्यू 273 प्लस सेल्सियस में हो, या फिर C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू ल्यूमर्स अपॉन 18। इन दो ही फार्मूले से टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है, और इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी फार्मूले से ही आते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। जब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट की, तो हम टेंथ के फर्स्ट चैप्टर में फिजिक्स के इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े हैं, और 10+2 में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। जब इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है तो हम कहते हैं किसी सर्किट में द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं, I इक्वल टू Q/T होता है, और जो Q है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो किसी दूसरे चार्जेबल सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट या रिपेल करने की प्रॉपर्टी रखता है, तो उसे हम चार्जेबल सब्सटेंस कहते हैं, और उसकी इस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं।
अब बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो इसके दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। फिलहाल इसके बारे में हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना है। हमें इलेक्ट्रिक चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में टाइम के साथ अगर फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करने का मतलब ये होता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकते हैं, जिसको हम कंडक्टर कहते हैं। और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं कह सकते हैं वो इंसुलेटेड सब्सटेंस है, जैसे कि वुड्स हुआ, लकड़ी हुआ, ईंट हुआ, पत्थर हुआ, ये सब। अब हम बात करें कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर टाइम के साथ किसी वायर में, किसी कंडक्टिंग वायर में फ्लो करता है, किसी कंडक्टिंग सब्सटेंस में फ्लो करता है, तो फ्लो करने की जो रेट होती है, जो दर होती है, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसको हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको हम कूलम में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होती है वो एम्पियर में लिखी जाती है। और 1 एम्पियर क्या होता है, नॉर्मल एम्पियर लॉ में हम पढ़े हैं, जो है 1 एम्पियर होता है वो दो स्टेट सीधे पाथ पर कोई दो वायर्स हों जो एक दूसरे के 1 मीटर की रेंज पर रखे गए हों, उनमें अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है तो उन वायर के बीच में अगर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, तो फ्लो करने वाली जो करंट होती है वो 1 एम्पियर के इक्वल्स आती है। हम कह सकते हैं 1 एम्पियर को हम एक और भी फार्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम का चार्ज किसी इलेक्ट्रिक सब्सटेंस में, किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग सब्सटेंस में अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है, 1 सेकेंड में बहता है, तो बहने वाली करंट, फ्लो करने वाली जो करंट होती है वो 1 एम्पियर के इक्वल आती है। और एम्पियर से रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड ओम्स लॉ भी है, जिसको हम 10th क्लास के चैप्टर में पढ़ेंगे फिलहाल। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और टाइम से रिलेटेड जो सर्किट्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, या फिर हम इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो इस फार्मूला बेस्ड होता है। I=Q/T अगर हमें फार्मूला याद है तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम आसानी से लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बात आती है कैंडिला की नेक्स्ट की, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये हम कह सकते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत कम पूछे जाते हैं। वैसे एक्चुअली ये 11th का हमारे NCERT बेस्ड पैटर्न जो भी CBSE और ICSE बोर्ड, UP बोर्ड्स की बुक्स हैं उसमें दिया गया है ये चैप्टर्स का पार्ट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है, हिंदी में इसको हम ज्योति तीव्रता कहते हैं। पहली बात, अगर ल्यूमिनस की बात आती है तो दो बॉडी होते हैं, एक ल्यूमिनस होता है और एक नॉन ल्यूमिनस होता है। जो ल्यूमिनस होता है ना जो ल्यूमिनस होता है उसको हम कहते हैं कि ऐसे सेलेस्टियल बॉडी जिसमें खुद की लाइट होती है, जो सेल्फ लाइट इमिट करते हैं, जो सेल्फ से लाइट उत्पन्न करते हैं, उसको हम ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। और जो ल्यूमिनस बॉडी से लाइट लेकर के शो होते हैं, दिखाई देते हैं या फिर चमकते हैं, उसे हम नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं जो सन है इसकी खुद की लाइट होती है, और आई होप आपको मालूम भी होगा कि जो सन है इसकी खुद की लाइट कहाँ से होती है, तो हाइड्रोजन जो न्यूक्लियस होती है इसकी कंबाइंड करके, जिसको हम न्यूक्लियर फिजन्स बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से बहुत पर्याप्त मात्रा में लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है सन, और बहुत वर्षों से करता चला आ रहा है और करेगा भी आगे आने वाले टाइम। जब बात आती है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस बॉडी की, तो हमने आपको एक्सप्लेन किया कि ल्यूमिनस बॉडी जिनमें खुद की लाइट होती है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी जो ल्यूमिनस बॉडी से लाइट लेकर के दिखाई देते हैं, चमकते हैं। जब बात आती है इंटेंसिटी की, तो हम कह सकते हैं कैपेसिटी की, इंटेंसिटी, क्षमता, तो हम कह सकते हैं किसी बॉडी में जो लाइट होती है वो इमिट करने की कैपेसिटी या इंटेंसिटी को हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। इसको कैंडेला में मेजर करते हैं, हम इसको कैंडेला में मेजर करते हैं, शॉर्ट फॉर्म CD से यूज़ करते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट की, जो लास्ट है SI सिस्टम का, उसको हम कहते हैं कि मेजर ऑफ सब्सटेंस, मेजर ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल में मेजर करते हैं। एक्चुअली ये भी मास को मेजर करता है, मास की जो यूनिट kg होती है, ग्राम होती है, उसी तरह से ये मोल है, हम मोल में मेजर करते हैं। जो हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, नॉर्मलिटी फाइंड करनी हो, मोलैलिटी फाइंड करनी हो, एक्टिव मास फाइंड करना हो, तो या फिर हम एक्सपेरिमेंट के टाइम पर किसी भी सब्सटेंस को जब हम मेजर करते हैं वो मोल में ही मेजर किया जाता है। और इस मोल की वजह से
एवोगैड्रो ने भी वैल्यूज़ बताई थी कि 1 ग्राम सब्सटेंस जो है अगर हम उससे मोल में कन्वर्जन करते हैं तो कितनी वैल्यूज़ होती है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली जब मोल की बात आती है तो मोल को हम फिजिक्स में 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। सेकेंड होता है स्टेरेडियन। रेडियन इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसको हम कोण कहते हैं और स्टेरेडियन को हम घन कोण कहते हैं। जो रेडियन होता है इसको हम डी ओमेगा से नोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो 4 पाई की जस्ट इक्वल होती है। जो स्टेरेडियन होता है डी ओमेगा इक्वल टू हम 4 पाई अपॉन आर स्क्वायर डी ए अपॉन आर स्क्वायर मेजर करते हैं। ये जो डी ए है वो सरफेस एरिया है, आर जो है वो सब्सटेंस की रेडियस है, जो इन दोनों के रेशियो के जस्ट इक्वल होती है, जिसको हम घन कोण कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पर मैथ में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि रेडियन को अगर हम पाई में कन्वर्ट करते हैं या फिर एंगल में कन्वर्ट करते हैं तो रेडियन से रिलेटेड वो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये कवर हुआ एसआई सिस्टम जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हमने आपको डिस्क्राइब किया। अगला जो पार्ट मेजरमेंट का होगा वो एरर से रिलेटेड होगा, जो हम थर्ड पार्ट में आपको कवर करेंगे। आज के लिए बस